गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल पर। हम लोग बात करेंगे आज यूपी स्पेशल। जो महत्वपूर्ण पॉइंट मैं लेके आया हूँ वो हमारे यूपी से संबंधित जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें सारे के सारे पॉइंट फंसते हैं गाइस, ठीक है। उसी से रिलेटेड ये वीडियो रहेगा। यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी जो भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं उन सबके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब तो अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस में भी ऑप्शन को खत्म करके उत्तर प्रदेश स्पेशल या यूपी का कंटेंट रख दिया गया है। याद रखना, प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी यूपी स्पेशल रहेगा डिस्क्रिप्टिव में। इसलिए अब यूपी को स्किप करना मुश्किल है, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आपका पेपर सब खराब हो जाएगा। क्यों किया इस सरकार ने ऐसा, योगी सरकार ने? क्योंकि मैक्सिमम बाहर के लोग यूपी में आके नौकरी ले लिया करते थे, क्योंकि वो यूपी पढ़ना चाहते ही नहीं थे, क्योंकि सरकार यूपी के इतने क्वेश्चन आते ही नहीं थे एग्जाम में, और ना ही मेंस में आते थे। इसलिए सरकार ने मेंस में यूपी को कंपलसरी कर दिया है कि उत्तर प्रदेश एक देश के बराबर है। क्योंकि पूरे विश्व में देखा जाए तो एरिया में आपको पता है स्थान रखता है, बहुत अच्छा स्थान रखता है, और पॉपुलेशन में भी बहुत अच्छा स्थान रखता है, तो अपने आप में एक देश है ये, ठीक है। वैसे इंडिया में चौथा स्थान रखता है एरिया में। फर्स्ट स्थान आपका राजस्थान रखता है, तो इंडिया में चौथा स्थान अगर देखा जाए बहुत बड़ी बात है। और पॉपुलेशन में पहला स्थान है, और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए पॉपुलेशन में तो फिफ्थ स्थान है, पांचवा स्थान है। इसलिए यूपी के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए योगी सरकार ने अब यूपी को इम्पोर्टेंट बना दिया है कि सबको यूपी के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए उत्तर प्रदेश जनरल अवेयरनेस सबके लिए रहेगा, सबके समान है। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, ठीक है गाइस, डरना नहीं है। तो हम स्पेशल यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे, जो मैं यहाँ कंटेंट लेके आया हूँ। ठीक है, बहुत ही ज्यादा रहेंगे, कम से कम 60 क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। कोई क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखता जो यूजलेस हो। ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस को देखते हुए 10-15 साल से देखते हुए लगातार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी, आरओ, एआरओ और लोअर में और हमारे यूपी पुलिस में, उन सब का एक एनालिसिस पॉइंट रहेंगे यहाँ पर ये। और जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी इसमें एडिशनल मैंने कर दिए हैं, ठीक है। तो ध्यान से आपको सुनना है, अच्छा लगे तो आगे आप करना है वीडियो को गाइस, ठीक है। तो जनरल इंट्रोडक्शन है एक तरह से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश स्पेशल पे हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं गाइस, याद रखना है। देखिए 1836 में उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, ठीक है, मतलब उत्तर पश्चिम प्रांत। हिंदी में भी लिख देता हूं, उत्तर पश्चिम प्रांत था, याद रखना, ठीक है। 1836 में अगर आप कहेंगे कि तीन ऐसे समय थे ब्रिटिश के समय पर, तीन ऐसे समय थे जहां पर उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश नहीं था। वो तो उत्तर प्रदेश नाम रखा गया है 24 जनवरी 1950 को, लेकिन इसका पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइज कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को। बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो हम गड़बड़ कराते हैं। स्थापना पूछा है लेकिन हम क्या लिखा है? पुनर्गठन लिखा है। तो उसमें क्या हो गया? हमारे इजी से इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आते हुए क्वेश्चन जो आप 100% श्योर हो उसको भी हम लोग गलत कर बैठते हैं। तो यहाँ गलत नहीं करना है, ध्यान से रखना है। इसलिए एक एक पॉइंट मैंने इंडिविजुअल यहाँ लिखा हुआ है। उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन कब हुआ? तो आप बताएंगे 1836 में, ठीक है। अब उत्तर पश्चिमी प्रांत में आगरा और अवध शामिल कर लिया गया था। आगरा और अवध शामिल कर लिया गया था, तो वो कब हुआ? 1877 में उत्तर प्रदेश को और बढ़ा दिया गया था। मतलब नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की बाउंड्री हमने आगरा और ईस्ट अवध की तरफ एक्सटेंड कर दी। कब हुआ ये सब? 1877 में किया गया था। लिखा हुआ 1877 में, जब दिल्ली दरबार लगा था पहली बार, जब यहाँ पर आए थे महारानी विक्टोरिया, और महारानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी घोषित किया था। क्वेश्चन आते हैं इस तरह के कि महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी कब घोषित किया? तो 1877। तभी आगरा अवध को भी बना लिया गया था, ठीक है। और पहला राज दरबार लगा था हिंदुस्तान में। नेक्स्ट 1937 यूनाइटेड प्रोविंसेस का गठन हुआ था। मतलब संयुक्त प्रांत का गठन किया गया था। संयुक्त प्रांत का गठन किया गया था, यहाँ याद रखना आप लोग, ठीक है। संयुक्त प्रांत का गठन किया गया था 1937 को। 1937 किस एक्ट के अंदर था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत था। प्रांतों में
केंद्रों में द्वैध शासन था, प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में था, प्रांतों में द्विसदनात्मक 1935 में था, केंद्र में द्विसदनात्मक 1919 में था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ये, मॉडर्न हिस्ट्री में सारे पॉइंट मेंशन है तरीके से। मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, जो बच्चे देखना चाहे वो देख सकता है जाकर। ठीक है, मैंने कंटेंट से मतलब है आपको क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कंटेंट से मतलब है, शो ऑफ से मतलब नहीं है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, डिजिटल लाइटिंग होनी चाहिए, उससे मत जाओ। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, कंटेंट पे फोकस करके। ठीक है, तो यूनाइटेड प्रोविंसेस संयुक्त प्रांत का गठन कर दिया गया 1937 में, और 1937 में संयुक्त प्रांत बना लिया गया था, और यही आगे जाके आपका उत्तर प्रदेश बन जाता है। 3 डेट याद रखना है, 36, 77, 37 याद रखना है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को ही उत्तर प्रदेश का गठन हो जाता है। मतलब उत्तर प्रदेश का गठन, पुनर्गठन नहीं, पुनर्गठन यहाँ होता है, रीऑर्गेनाइज कब होता है ये 1 नवंबर 1956 को। पॉइंट अलग अलग हैं सबके, ये यहाँ पर 4 जो पॉइंट है, 5 जो पॉइंट है आपको याद रखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1836 को क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट का गठन होता है। 1877 को क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट में आगरा अवध आ जाते हैं। ठीक है, फिर आपका 1950 में क्या होता है, 1937 में यूनाइटेड प्रोविंसेस आता है, 1950 में उत्तर प्रदेश हो जाता है, देन 1956 में इसका पुनर्गठन हो जाता है। तो याद रखना है। ठीक है, तो राज्य का पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। पुनर्गठन में क्या है, क्योंकि सब राज्य अलग अलग अपने अपने हिसाब से रीऑर्गेनाइज हो रहे थे। भाषा आधारित पहला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर उसका पुनर्गठन होता है 1956 को। ऐसा नहीं इसी का पुनर्गठन हुआ, कई सारे राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, क्योंकि भाषा आधारित राज्य में आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा को मतलब वहाँ का एक प्रथम राजकीय भाषा बनाने के चक्कर में एक श्रीराम पटलू थे, उन्होंने अनशन कर लिया था, और वो 56-57 दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है। फिर वहाँ के लोग प्रदर्शन करते हैं कि हमें एक भाषा आधारित राज्य चाहिए, 1953 में बना दिया जाता है। लेकिन फिर उसके बाद पुनर्गठन होता है, कई राज्यों का पुनर्गठन होता है, तो इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। इसका पुनर्गठन किया गया था 1956 को, याद रखना है। ठीक है गाइस, विभाजन डिवीजन, अब डिवीजन उत्तर प्रदेश का हो जाता है, ये तो सबको पता है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का डिवीजन हो जाता है, मतलब टूट जाता है, और उत्तराखंड बनाया गया था उस समय। उत्तराखंड 13 जिले, 13 जिले थे। पूछा जाए कितने जिलों को काट के बनाया गया था, 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था। 9 नवंबर 2000 को 13 जिले का एक उत्तराखंड तैयार किया गया। आज भी उत्तराखंड में 13 जिले हैं। आज लगभग 24 साल होने जा रहे हैं उत्तराखंड को गाइस, याद रखना है। फर्स्ट लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी हिंदी, और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था 1947 में। 1947 में अगर महीने लिखता हूँ तो अक्टूबर की बात है ये, याद रखना। अक्टूबर को फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था हिंदी को, मतलब वहीं से ही देवनागरी लिपि लिखना शुरू हुई थी। पूछा जाए स्क्रिप्ट कौन सी है, तो स्क्रिप्ट देवनागरी है, याद रखना। अक्टूबर में हमने इसको शामिल किया था 1947 में गाइस। ठीक है, सेकंड उर्दू का जो दर्जा दिया गया, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू का, मतलब उत्तर प्रदेश में अब जितने भी कामकाज होते हैं सरकारी, वो हिंदी और उर्दू में होते हैं। तभी तो हिंदी कंपलसरी कर रखा है। हिंदी में हम लेटर लिखते हैं, आलेख लिखते हैं, प्रलेखन लिखते हैं, विज्ञापन देते हैं, आदेश देते हैं, है ना। ये सारे के सारे हम लोग हिंदी को मजबूत बनाने के लिए होता है। हिंदी में ही सारे लेटर्स जो है आगे अधिकारी तक ट्रांसफर किए जाते हैं। तो हिंदी एक प्रमुख भाषा हो गई है उत्तर प्रदेश की। वैसे भारत में देखा जाए हिंदी 8-9 राज्यों में बोली जाती है, और पूरे विश्व में देखी जाए हिंदी जो है तीसरे नंबर पर बोली जाती है। पहले पर आपके मैंडारियन है, क्योंकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। तो विश्व हिंदी दिवस में देखा जाए 75 करोड़ लोग पूरे संसार में हिंदी बोलते हैं, 75 करोड़ लोग पूरे संसार में। और देखा जाए फर्स्ट जो लैंग्वेज है वो मैंडारियन है, जिसमें 110 करोड़ लोग पूरे संसार में मैंडारियन मतलब चाइनीज बोलते हैं। तो रोल चाइनीज का पहले पर है, और सेकंड पर आपकी इंग्लिश है, थर्ड पे हमारी हिंदी भाषा है। हमें गर्व है कि हमारी भाषा पूरी संसार में
तीसरे नंबर पर है और लगभग 75 करोड़ लोग जो है हमारी हिंदी को स्पीक करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, आपस में इंटरेक्ट रहते हैं हिंदी को लेकर। तो वही हिंदी है हमारी जो 1947 से उठकर आज 2024 तक अपना रोल प्ले कर रही है, ग्लोबल भाषा बन चुकी है। तो हिंदी बोलना अच्छी बात है, अंग्रेजी बोलना भी अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज चाहे हिंदी में लो, उर्दू में लो, अंग्रेजी में लो, मैथिली में लो, संथाली में लो, नॉलेज एक अलग क्राइटेरिया फोकस करता है। ठीक है, याद रखना। लैंग्वेज का भी नॉलेज नहीं हो सकता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन मुझे लगता है आपने सबने पढ़े होंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है जो सिलेक्टिव हैं। दोबारा देखोगे तो और अच्छा रहेगा। कहते हैं कई स्टूडेंट सर याद नहीं होता है, 1-2 बार 3 बार किसी चीज को देख लेंगे ना, उसके बाद आप अपने ग्रुप से डिस्कस करोगे, चाहे टीचर से डिस्कस करो, आपके दिमाग में छप जाएगा। 1-2 बार तो अपना देखना पड़ेगा गाइस। ठीक है, याद रखना है। राजकीय पशु कौन सा है बताइए, यहाँ का एनिमल कौन सा है? तो बारहसिंहा यहाँ का एनिमल है, याद रखना। स्टेट जो है हमारे उत्तर प्रदेश का देखा जाए, राजकीय पशु कौन सा है, जो ऑफिशियल एनिमल है वो है हमारा बारहसिंहा। एक हिरन की तरह होता है, ठीक है, इसके 12 सींग होते हैं, 666, तो वैसे बारहसिंहा। नेक्स्ट वृक्ष कौन सा है, ट्री कौन सा है? अशोक का पेड़ है, याद रखना। अशोक का पेड़ हमारा राजकीय वृक्ष है। फ्लावर की बात करें, पलाश, याद रखना, तलाश नहीं है, पलाश है, पलाश। अब ऐसे याद कर सकते हैं, तीनों जोड़ा बन रहा है। देखो, श्री राम वैसे जाते तो हिरण को मारने ही है तो हम लगा लेते हैं, बारहसिंहा को मारने गए थे और बारहसिंहा ने चाल चली, उसका रावण आया, रावण सीता को पकड़ के कहाँ लेके आया? अशोक में, है ना, अशोक वाटिका में, और अशोक वाटिका में तलाश की थी। ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हो, तलाश मतलब पलाश किया, तो पलाश वृक्ष, फ्लावर है, वृक्ष अशोक है और पशु बारहसिंहा है, तो अपने आप ही याद हो जाएगा अगर ऑप्शन में आ जाते हैं। और वृक्ष पूछता है तो बताने सीता माता किसके नीचे बैठी थी? अशोक वाटिका, और अशोक वृक्ष के नीचे से लगा सकते कॉम्बिनेशन। देन फ्लावर पलाश था, तलाश कर करते श्री हनुमान जी पहुंच गए थे, तो ऐसे याद जा सकते। पक्षी कौन सा था? सारस था, जो साथ साथ चलता रहा, मतलब एक जटायु थे, पक्षी उड़ रहे थे, जटायु सीता माता को बचा रहे थे। तो ऐसे हम मतलब लिंक बना सकते हैं याद करने का। मैं ये नहीं कह रहा वो ये सत्य है वो सत्य है, लिंक की बात कर रहा हूँ मैं, एक ट्रिक की बात कर रहा हूँ। सारस उड़ता उड़ता बचा रहा था सीता माता को कि मत ले जा रावण, मत ले जा रावण। सारी कहानी आपको पता ही, उत्तर प्रदेश में ही है। तो उत्तर प्रदेश सारस। और खेल कौन सा है फिर? हॉकी लेके कौन गए? श्री राम जी। हॉकी का मतलब धनुष लेके गए थे और रावण का वध कर दिया। तो अपने हिसाब से याद हो जाता है। देखो, धनुष, रावण का वध कर दिया, फिर धनुष से, धनुष क्या है? राज की चिन्ह है यहाँ का। तो पूरे याद हो गए आपको सारे सारे। तो इस तरह से अपने आप को कॉम्बिनेशन बना के याद कर सकते हो, अपना आप याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है गाइस, अब देखिए, ये तो मैंने यहाँ बता दिया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तरीके वाला, और ये भी हमारा अलग से इंट्रोडक्शन ही है, पूरी तरह से इंट्रोडक्शन माने क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है विधानसभा का गठन कब हुआ? देखो, विधानसभा का गठन, लेजिस्लेटिव असेंबली का इस्टेब्लिश कब हुआ, या कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो याद रखनी है 1937। जब 1937 को संयुक्त प्रांत बना था, उस समय आप साथ में लिख सकते हो जुलाई 1937 में भी क्या बना था? विधानसभा का गठन हो गया था। जहां संयुक्त प्रांत बना वहां विधान सभा भी बना, ऐसे कर लेना है। 1967 तक विधानसभा के टोटल नंबर्स कितने थे? 431। ये बात कर रहा है 1967 तक विधानसभा की टोटल संख्या कितनी थी? 431। फिर प्रेजेंट मेंबर कितने आज उत्तर प्रदेश में? 403, याद रखना। मतलब जो भी विधानसभा सदस्य संख्या है इस समय 403 है। मतलब विधानसभा सदस्य संख्या जिसे कि हम कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो संविधान में पार्ट हमारे 6 में मेंशन कर रखा है, और 403 पर वोटिंग होती है। जो 50% प्लस 1 पर क्वालिफाई करता है वो चीफ मिनिस्टर बनता है, मतलब आधे से ज्यादा एक होना चाहिए, उसमें वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। 403 पर मतलब आधा कर दो, उसके बाद प्लस 1 कर दो, तो उस पर चीफ मिनिस्टर बनता है। याद रखना, जो मेजोरिटी आती है वो मैं लिख देता हूँ वैसे ही, +1 इस पर मेजोरिटी आती है। और सबसे ज्यादा मेंबर इसी के हैं यूपी में सर्वाधिक मेंबर, याद रखना, मतलब भारत में सर्वाधिक मेंबर यहीं पर है, याद रखना, ठीक है ना। मैक्सिमम मेंबर्स तो लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं वो उत्तर प्रदेश के ही हैं, और किसी राज्य के मैक्सिमम मेंबर नहीं होंगे। क्लियर है यहाँ तक? जिसमें एससी की कितनी सीटें देखी? 84। एसटी की कितनी? 02, मतलब बहुत कम है एसटी के लोग।
जिसमें 02 सिर्फ आरक्षित सदस्य संख्या पूछा जाए। एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि विधानसभा में, मैं लिख देता हूँ, विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, मतलब रिजर्व सीट्स कितनी है। तो आरक्षित सीट हैं, आप लिख सकते हो 86, हो सकता है ऑप्शन में 84, 86, 88, 90 आ जाए। तो आप लिख सकते हो आरक्षित रिजर्व सीट है SC ST के लिए टोटल 86 में 84 SC कैटेगरी और 2 सीट है ST के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। 18वीं विधानसभा चल रही है गाइस, पूछा जाए कौन सी विधानसभा चल रही है, 18वीं विधानसभा चल रही है। ठीक है ना, 18th लेजिस्लेटिव असेंबली चल रही है, 2022 को कंडक्ट की गई थी। आपको पता है 2022 में ही कौन आए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीट पर सवार हुए थे। और 2027 में विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि अभी 24 चल रहा है, तो अभी ये लोग एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, मंदिर फंदिर मस्जिद और घंटाघर चर्च और जगह जगह जा रहे हैं, अपने अपने हिसाब से पूरा फोकस कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी मतलब एक पढ़ा लिखा कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट। ऐसी बात नहीं कि वहाँ की जज या वहाँ के एडवोकेट ऐसे ही बन जाते हैं, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वहाँ के लोग अपना रिव्यू दे रहे हैं कि किसी भी आस्था को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए, ताकि दूसरे धर्मों के मजहबों के लोग अग्रेसिव हो जाएं उस रिलीजन पर। बहुत सारे मैटर्स हैं, मैं बात नहीं करना चाहता इस चीज़ पर, क्योंकि संविधान इस किसी भी एक रिलीजन को बढ़ावा नहीं देता है, वो आप सब जानते हैं। आप सब यंगस्टर्स हैं, करो, अच्छी बात है, बढ़िया है, देवी जागरण करते हैं हम लोग सब लोग हज यात्रा पे जाते हैं, सब लोग बुद्धिस्ट जैन अपना अपना प्रचार करते हैं, लेकिन इतना नहीं कि आप एक ग्लोबल रिलीजन को, मतलब एक हिंदू रिलीजन को ग्लोबल पर प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि अदर जो रिलीजन है उस पर हावी हो जाएं। आप तो आग लगा के चले जाओगे, बाकी सब मार काट में अपने आप इंगेज हो जाएंगे और धर्म के युद्ध की लड़ाई छिड़ जाएगी, तो बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। जुडिशियल लॉ ये भी कहता है कि आप अगर जा रहे हो मंदिर मस्जिद कहीं भी किसी भी को बढ़ावा देने के लिए, तो आप ऑफ ड्यूटी करके जाइए। ऐसा नहीं कि आप ड्यूटी पे जा रहे हैं, सरकारी सुविधा लेके जा रहे हो और वहाँ लोगों के बीच में अपना प्रचार भी कर रहे हो और अपना गुणगान भी कर रहे हो कि हम कभी छुट्टी नहीं लेते हैं, हम काम करते हैं 24 घंटे। तो छुट्टी क्या, आप तो छुट्टी में ही काम कर लेते हो। काम का मतलब प्रचार हो जाता है आपका। अब वैसे भी लोकसभा चुनाव हैं, मैं किसी पार्टी की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। सभी हम जो मज़हब के लोग हैं सब एक ही हैं, हम इंडियंस हैं, भारतीय लोग हैं। और हमारे पड़ोसी भी हमसे खफा हो रहे हैं। देखिए मालदीव चाइना के साथ मिल गया और चाइना तो हमें अब आंख दिखा रहा है। 5 समझौते किए हैं, नहीं 25 समझौते किए, पता नहीं किस किस पे साइन करके आ गया है मालदीव। और पूरी तरह से चाइना ने बोल दिया है, कल ही की न्यूज़ है 11 जनवरी की, कि मालदीव की रक्षा हम करेंगे, निश्चिंत रहिए, कोई भी आँच आएगी हम देखेंगे मालदीव को। अब देखिए पूरी तरह से भारत को मालदीव तक, और देखा जाएगा, मैं थोड़ा छोटा सा मैप बना दूँ यहाँ पर समझाने के लिए। जैसे कि ये इंडिया है, तो बहुत समस्याएं देखा जाए आने वाली, क्यों नहीं हो पा रहे, हमारे पड़ोसियों से संबंध अच्छे समझ में नहीं आ रहा है। ये चाइना है और ये मालदीव है। चाइना का यहाँ तक तो था ही, पाकिस्तान तक एक्टिव, यहाँ पर एक्टिव था, और म्यांमार होते हुए, तिब्बत तो उसके कब्जे में है, ये म्यांमार होते हुए और श्रीलंका होते हुए अब वो यहाँ तक पहुँच गए। मतलब इंडिया को पूरी तरह से इसने घेर लिया है। देखिए आप देखिए पूरी तरह से चाइना ने एक बहुत बड़ी चाल चली है, ड्रैगन ने, मालदीव को साथ लेकर। और मालदीव का जो म्यूजिय है वो आज चाइना में जाके तलवे चाट रहा है। हमारा इंडिया का खाते हुए हमने इतनी मदद करी, एक प्रोटेक्शन दी, अपनी आर्मी दी, खाना पीना पहुंचाया। आज उस छोटे से लड़के ने, आदमी ने, लड़के कह सकते हैं, 6 लाख की आबादी वाला देश है ये, कोई बड़ा तो है नहीं, इतना आदमी बनने में बहुत टाइम लगेगा उसको। चाइना के अंदर जाकर 5 दिन की यात्रा पे गया है और वहाँ बड़े बड़े समझौतों पर साइन करता जा रहा है, लगातार साइन करता जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। और मालदीव को पूरी तरह से बेच देगा ये, उसके बाद मालदीव पर चाइना का कब्जा हो जाएगा। एक गंभीर विषय है जिस पर मैं चर्चा नहीं करना चाह रहा, मैं तो बस आपको बता दिया है करंट अफेयर्स के हिसाब से कि हाल ही में जो मालदीव की सरकार आई है, पहले इब्राहिम था जो हमारा सपोर्टर था, लेकिन वहाँ पर इब्राहिम हार जाता है, मालदीव का नया राष्ट्रपति बनता है और जो आते ही इंडिया आउट कैंपेन चलाता है। देन फिर वो
आगे चाइना के साथ अपना समझौता करता है और चाइना से अपना रिलेशन कायम करता है। और आज 5 दिन की यात्रा पर चाइना में है। कई समझौते पर वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ हस्ताक्षर करता जा रहा है। पता नहीं हस्ताक्षर किस पे कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा, बस करता जा रहा है क्योंकि चाइना ने उसकी जेब भर दी है पैसों से। मालदीव गया हाथ से, श्रीलंका भी गया, म्यांमार भी गया, आपका ये भूटान भी गया, तिब्बत भी गया, पाकिस्तान भी गया, अफगानिस्तान भी गया। आप बताइए हमारे पड़ोसी किससे हमारे अच्छे संबंध है? बांग्लादेश को अगर छोड़ दिया जाए, बांग्लादेश भी 50-50% है। कौन सा देश हमारे लिए जीने मरने के लिए तैयार है? बेशक भारत देश हमारे मदद कर रहा है सारे पड़ोसियों की, लेकिन पड़ोसी ऐसे हो गए हैं कि निकम्मापना दिखा रहे हैं भारत देश के साथ। हर पड़ोसी, मतलब हमारा पड़ोसी, हर कंट्री वाला सिर्फ चाइना के गुणगान गा रहा है, चाइना के ही थाली जाकर खाता है वहाँ जाकर। उसके बाद चाइना और ये सब लोग मिलकर अगेंस्ट हो रहे हैं इंडिया के। तो बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट चलेगा इंडिया के खिलाफ। लेकिन इंडिया इतना सक्षम है, कैपेबल है कि वो बड़े बड़े देशों के साथ अपना अच्छे संबंध बनाने में लगा हुआ है। हम यूएई के साथ भी अच्छे संबंध बना रहे हैं, हम फ्रांस के साथ अच्छे संबंध बना चुके हैं, जो हमारे गणतंत्र पर आ रहे हैं। हमारे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, देन अमेरिका के राष्ट्रपति जी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, हमारे खुद के ऋषि सुनक साहब जी, और जो बाइडेन साहब, ब्रिटेन अमेरिका के प्रेसिडेंट, ब्राज़ील के राष्ट्रपति, देन अफ्रीका यूनियन हमारा सपोर्टर है। तो चाइना हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। हमने अपना इंगेजमेंट और ऊपर बना रखा है। कई समुद्र कई समुद्र और कई महासागर पार करके हमने अपनी क्षमता विकसित कर ली है। हमने अपना मॉरिशस में भी मिलिट्री बेस तैयार किया है। ये सब करंट अफेयर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं सर यहाँ पे चल रहे थे वहाँ आगे। मैं कोरिलेट नहीं करना चाहता, वो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हम तो बस बात करते करते टॉपिक पे चल रहे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ बता दिया है कि इस समय बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है पड़ोसियों के साथ। बाकी हमने इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत अच्छे काम कर रखे हैं अदर कंट्री जो विकसित देश है। तो चाइना हम पर हाथ भी नहीं, पंजा भी नहीं मार सकता हम पर, क्योंकि हमने अपनी स्ट्रॉन्ग बेस बना रखा है। तो चाइना ना समझे कि हम कमजोर हैं, हम झुकने वाले नहीं है। ठीक है गाइस, याद रखना हम हिम्मत वाले आदमी हैं। बाकी चलता रहेगा भारत में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कितना क्या हो रहा है, वो सब इंटरनल प्रॉब्लम है, लोकल दिक्कत है। हम एक हैं, पूरे भारतवासी एक है, हम भारत को नहीं झुकने देंगे, बस ये याद रखना है। ठीक है, ये तो छोटी सी बात होगी, सारी इंपॉर्टेंट टॉक है। एक कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं करंट में भी। ठीक है गाइस, तो याद रखना, ये अलग से मैंने बस समझा दिया था क्योंकि चल रहा था हमारा विधानसभा से सीटों से सब रिलेटेड बातें, क्योंकि सब लोग आज अपने अपने सिक्कों को चमका रहे हैं। हर आदमी किसी न किसी मजहब में घुस रहा है और उस मजहब को ही फोकस कर रहा है, एक ही मजहब को टॉप पर ले जा रहा है। तो इस पे बात चल रही थी ना, सबको हमें इक्विवेलेंट देखना है, सबको हम राइट टू इक्वलिटी को पालन करना है गाइस। ठीक है, 18वीं विधानसभा चल रही है जहां पर 47 वुमेन चुनी गई थी, 47। याद रखना महिलाओं की संख्या कितनी है, 47 है महिलाओं की संख्या। 18वीं विधानसभा 2022 में आई थी, जहां महिलाओं की संख्या 47 है। याद रखना इंपोर्टेंट है। पूछा जाए सर्वाधिक सीटों वाला जिला कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट, तो प्रयागराज है। यहाँ पर कितनी सीटें सबसे ज्यादा, 12 एमएलए है। याद रखना एमएलए वहां विधायक होता है दो टाइप का होता है, विधानमंडल लेजिस्लेचर 3 टाइप का होता है। नंबर 1 विधानसभा, नंबर 2 विधान परिषद, नंबर 3 राज्यपाल। ऐसे जैसे हमारी संसद होती है ना, लोकसभा, राज्यसभा और अपना राष्ट्रपति, ऐसे ही विधानमंडल होता है। लेजिस्लेचर डिवाइड इनटू 3 पार्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, देन गवर्नर। ठीक है, तो मैं पॉलिटिक्स नहीं पढ़ा रहा, बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका, उत्तर प्रदेश का, जहाँ से हमारा क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो प्रयागराज जो है, कितने मेंबर हैं, 12। सबसे कम पूछा जाएगा इस श्रावस्ती है, महोबा है, चित्रकूट है, जहां 2-2 सदस्य हैं, सिर्फ 2-2। याद रखना 2-2-2 है सब में, मतलब एमएलए यहाँ पर 2-2 है। याद रखना सबसे कम पूछा जाए, सबसे ज्यादा पूछा जाए, आराम से आप मेंशन कर सकते हो। जब विधानसभा बन गई थी तो एक बैठक हुई थी लखनऊ से बाहर। विधानसभा की पहली बैठक लखनऊ से बाहर हुई थी। लखनऊ में वैसे मैक्सिमम बैठकें होती हैं, लेकिन एक बैठक लखनऊ से बाहर हुई थी। कहाँ पे हुई थी, 2003 में प्रयागराज में। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना 2003 में प्रयागराज में पहली बैठक हुई लखनऊ से बाहर। पूछा जाए कि बताइए विधानसभा की पहली बैठक लखनऊ के बाहर कब हुई, स्वतंत्रता के बाद, तो 2003 में होती है। कहाँ होती है, प्रयागराज में होती है। ठीक है, टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, तो बता देना आप, 75 कितने हैं टोटल डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, जहाँ तहसील संख्या कितनी है, 351 है। नगर निगम कितने हैं, 17 है। ब्लॉक्स कितने हैं, जिसे हम ब्लॉक कहते हैं,
ठीक है, ब्लॉक नंबर, तो ब्लॉक नंबर है आपके 825। अब यहाँ पर सरकारी पद क्रिएट होते हैं डिस्ट्रिक्ट संभालने के लिए। यहाँ पर कौन होते हैं? डीएम, एडीएम, एसडीएम, याद रखना है, ठीक है। यहाँ भी कौन होते हैं? एसडीएम, तहसीलदार, तहसीलदार, ये सब भरे जाते हैं पद सरकारी, याद रखना है। अफसर हैं सब, पीसीएस अफसर। नगर निगम में भी आपके कौन होते हैं? नगर निगम कमिश्नर होते हैं, महापौर होते हैं, महापौर होते हैं, मेयर होते हैं, ठीक है। और आपके कमिश्नर होते हैं, मतलब आयुक्त होते हैं, कमिश्नर होते हैं, याद रखना। ब्लॉक्स में कौन होते हैं? बीडीओ होते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो। पहले एडीओ होते हैं लोग, फिर बीडीओ बन जाते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो गाइस सब जो पोस्ट भरी जाती है यहाँ तक, ये सब पीसीएस आईएएस की पोस्ट होती है। कोई लोअर पोस्ट से नहीं आता है यहाँ पर, सिर्फ पीसीएस देना पड़ता है, फिर प्रमोट होकर आईएएस बनना पड़ता है। अगर आप अफसर की बात करें तो सारे पोस्ट जो है नीचे से ब्लॉक से लेकर और नगर निगम तहसील तक पीसीएस होता है, देन आगे तक आईएएस पीसीएस ही इसमें सर्विस करते हैं। और ये पूरा रूट है हमारे एक स्टेट का, कोई भी स्टेट हो, चाहे यूपी हो, कर्नाटका हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, ये रूट होता है हर डिस्ट्रिक्ट का, मतलब हर स्टेट का रूट होता है। डिस्ट्रिक्ट, तहसील, नगर निगम, ब्लॉक, याद रखना है, ठीक है। तो ये रूट होता है, रूट से ही सारे पद भरे जाते हैं सरकारी, और ये सब लोग रिपोर्ट करते हैं ऊपर के सचिव को। सचिव मतलब सीनियर आईएएस, देन कैबिनेट सचिव, चीफ सेक्रेटरी सबसे बड़ा पद होता है भारत का, जो सीएम और पीएम का राइट हैंड होता है गाइस, ठीक है। वहां तक बात जाती है। नेक्स्ट है न्यायिक अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? मतलब जुडिशरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। जुडिशरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? लखनऊ में, याद रखना है। हाई कोर्ट स्टेब्लिश कब हुआ? तो आप बताएंगे। 17 मार्च 1866 को इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थापित हुआ था, जहां जजेस आज की डेट में देखा है 160 हैं, और करंट चीफ जस्टिस हैं राजेश बिंदल करंट चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, राजेश बिंदल। 160 जजेस हैं। एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट बन गया है। कौन सा? इलाहाबाद हाई कोर्ट, याद रखना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एशिया का सबसे बड़ा क्या बन गया है? हाई कोर्ट। क्योंकि कितने वकील हैं? 1 लाख वकील हैं यहाँ पर। जजेस देखिए 160, किसी भी एशिया देश में इतने बड़े संख्या नहीं है, और इतने केसेस नहीं चल रहे जितने यहाँ चल रहे हैं। सोचिए 1 लाख वकील, 160 जजेस, और करोड़ों में केसेस। तारीख पर तारीख चलती रहेंगी, आम आदमी पिसता रहेगा। देखते हैं क्या होगा आगे, सरकार क्या करती है, ठीक है गाइस। प्रथम सीएम हमारे उत्तर प्रदेश के सब जानते हैं, पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं। इनका टेन्योर 46 से 54 तक था, 8 साल तक रहे थे, ठीक है। 1946 से 1954 तक गोविंद बल्लभ पंत साहब। और उप मुख्यमंत्री रहे चौधरी नारायण सिंह। प्रथम महिला सीएम सुचेता कृपलानी, ठीक है। जेबी कृपलानी की वाइफ रही थी, जो झंडा समिति के अध्यक्ष रहे थे, उनकी वाइफ हैं सुचेता कृपलानी, पहली महिला सीएम बनी। सबसे कम उम्र के सीएम बने अखिलेश यादव, सब जानते हैं, मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव, जो आज विधानसभा में विपक्ष में सबसे बड़े नेता हैं। बहुत बड़ी बात होती है गाइस। उत्तर प्रदेश सीएम, देश के पीएम, जो उत्तर प्रदेश के सीएम भी रहे और देश के पीएम रहे, पूछा जाता है तो चौधरी चरण सिंह एंड विश्वनाथ प्रताप सिंह। चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे सीएम हैं जो एक राज्य के सीएम रहे और देश के प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने लिख दिया है अलग से, तो देख लेना आप, ठीक है। इंपोर्टेंट है, सारे मैंने पॉइंट यहाँ लिख दिए हैं, याद रखना है। पूछा जाता है तो पहली गवर्नर कौन थी? फर्स्ट गवर्नर लिख सकते हैं, गवर्नर नहीं लिखा मैंने, है ना। गवर्नर सरोजिनी नायडू। ये भी अपनी जमाने में क्रांतिकारी महिला रही। असहयोग आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक इनका सहयोग रहा गांधी जी के साथ, और फिर इनको फर्स्ट गवर्नर अपॉइंट किया था सरोजिनी नायडू को। पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल रही, और पूरे भारत में भारतीय नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी। ये कानपुर में हुआ था, नेशनल कांग्रेस अधिवेशन INC हुआ था, तो उसमें भी प्रथम महिला अध्यक्षा रही थी ये, और प्रथम महिला
विदेशी कौन रही? एनी बेसेंट रही थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ आते हैं भाषाई संस्थान, मतलब लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मतलब भाषा से रिलेटेड पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने तभी लिखा है ये, ना तो बिना पूछे गए होते ना नहीं आते तो मैं क्यों मेंशन करता। पूछे गए क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख दिया है, ज्यादा नहीं है, 5-6 है बस। हिंदुस्तान अकेडमी कब स्थापित हुई? 1927। हेडक्वार्टर कहाँ है? मतलब प्रयागराज में। उर्दू वाला 1972, हेडक्वार्टर लखनऊ में। हिंदी इंस्टीट्यूट, देखो हिंदी इंस्टीट्यूट, हिंदी 1976, हेडक्वार्टर लखनऊ में। लखनऊ तो इजी है, लखनऊ इजी है, सिर्फ प्रयागराज को छोड़कर। हेडक्वार्टर तो आपको याद हो जाएगा, अगर तुक्के में अगर कोई भाषा संस्था आ भी गया तो आंख बंद करके लखनऊ मार देना, ठीक है। सिर्फ एक को छोड़कर, हिंदुस्तान अकेडमी को। डन। हिंदुस्तान अकेडमी प्रयागराज को छोड़कर बाकी सारे के सारे पांचों के पांचों कहां मारेंगे आप? लखनऊ मार देंगे। ईयर का थोड़ा ध्यान रखना है बस। हिंदी वाला 76, संस्कृत भी 76। ये कहते हैं संस्कृत से हिंदी निकली है, बिल्कुल 76 है, ठीक है, याद रखना है। लैंग्वेज इंस्टीट्यूट भाषा संस्थान 94 है, और सिंधी वाला 97 है, ठीक है। सिंधी 97 है, भाषा संस्थान 94 है, और आपका संस्कृत हिंदी आपका 76 है, ठीक है। ऐसे याद कर लेना। सबके सब हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में ही है। हिंदुस्तान अकेडमी कहाँ है? प्रयागराज में, जिसका एस्टेब्लिश ईयर क्या है? 1927 है, ठीक है। तो ये भाषाई संस्थान है, प्रमुख भाषा संस्थान। यहाँ मैंने 6 लिख दिए हैं। जो लैंग्वेज हमारे उत्तर प्रदेश में जो चलती है वो हिंदी और उर्दू चलती है। बाकी ठीक है, कंपलसरी नहीं है, पढ़ना एक ऑप्शनल है, संस्कृत के बारे में पढ़ना, ठीक है। या आप सिंधी में पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ सकते हो, रीजनल भाषा। हमारे श्री अमित शाह ने भी बोल दिया है, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी 5+3+3+4 का फॉर्मूला आया है। तो जो रीजनल भाषा में पढ़ना चाहे उसको मतलब मना नहीं करेगा, एडमिट करेगा, ऐसी बात नहीं है, परमिशन देगा, एडमिशन लेगा उसका। और उसकी क्लास जो है, जो 1ली से 5th क्लास तक है, उसे रीजनल भाषा में पढ़ाया जाएगा, याद रखना है। सीमावर्ती राज्य देखिएगा, सीमावर्ती राज्य सबसे पूर्वी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी। उत्तर प्रदेश जो है, देखा जाए उत्तर प्रदेश के पूर्व में राज्य कौन सा है? बिहार। पश्चिम में राज्य कौन सा है? हरियाणा। उत्तर में राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। दक्षिणी में छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश के पूर्व में बिहार है, दक्षिण में कौन सा है? छत्तीसगढ़ है, उत्तर में कौन सा है? हरियाणा है। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है, ठीक है। और उत्तरी में उत्तराखंड है। जिले कौन से हैं? पूर्वी में कौन सा है? बलिया है। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? तो बलिया। पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। उत्तर में जिला कौन सा है? सहारनपुर। दक्षिण में जिला कौन सा है? सोनभद्र। इजी है, ठीक है ना। ये तो बेसिक चीजें तो आपको पता है, पूर्वी बलिया, पश्चिमी शामली, उत्तर सहारनपुर, दक्षिण सोनभद्र। तो यहां तक मैंने आपको यहाँ बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। बाकी मैंने यहाँ किसी प्रकार का टाइम वेस्ट नहीं किया, आप ही के लिए है। आप इसको आगे बढ़ाएं, शेयर करें, लाइक करें। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें, और नया वीडियो चाहते हैं तब भी आप कमेंट किया करें, ठीक है। शर्माए मत करें, आगे बढ़ना है तो काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा तो फिर आप सो जाओ, चदरा ओढ़ कर, ठंड बहुत है, आराम से अपना गुणगान करो, है ना, भगवान जी का, प्रभु का, अल्लाह का, गॉड का, जिसको आप मानते हो। ईश्वर एक कोने में बैठ जाओ तब भी मिल जाएंगे आपको। ध्यान लगाना है बस आपको, मेडिटेशन, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। बस एक तरफ बैठ के बस भगवान की याद करो, आराम से प्रभु आपके पास आएंगे। हिम्मत होनी चाहिए बुलाने की, है ना। बहुत सारे लोग हैं, मंदिर मस्जिद घंटाघर सुबह से शाम तक बेचारे चले जाते हैं। माँ बाप परेशान है, बड़े बुजुर्ग, बच्चे भटक रहे हैं, ताबील नहीं हो रही उनकी, शिक्षा नहीं मिल पा रही उनको, संस्कार नहीं मिल पा रहे, और सब लोग अस्त व्यस्त जीवन जीने में व्यस्त हैं। तो ऐसे जीवन जीने से क्या मतलब है? संघर्ष करो, ठीक है, सबको लेके चलो, साथ लेके चलो, संस्कारों के साथ चलो, जिसको मानते हो श्रद्धा से मानो, उसके लिए काम करो तरीके से, ठीक है। लाइफ को शो ऑफ ना करके जिंदगी को एक अच्छे पटरी पर लाने की कोशिश करें, और तरीके वाली जिंदगी जीकर अपने आप को बनाएं। यही जीवन का एक आधार है, और यही जीवन का मूल्य है। समझें और समझाओ आगे जाकर लोगों को, और वो उनको समझाना अच्छी बात। जब आप समझेंगे तो उनको समझाना भी एक तरह से आपके अंदर कला डेवलप होगी, और आपका नाम कम्युनिकेट में आएगा, और आप अपने गोल में सक्षम होंगे। जॉब पाना आसान नहीं है, जॉब पाना भी बहुत टफ है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ा है। लाखों की भीड़ में आपको एक सीट पे आना है, सबसे बड़ी बात है।
और लाखों की भीड़ में एक सीट पे आना टफेस्ट तो है, तो उसके लिए आपको टफ पढ़ाई करनी पड़ेगी, ध्यान लगाना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, ज़रूरी है, इससे हमारी फिटनेस होती है ना। तो कम्युनिकेशन करो, डिस्कस करो। चलिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।